एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। चलिए शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग भारत की पहली खबर से। सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे भारत और चीन। करीब 2.5 महीने के अंतराल के बाद भारत और चीन की सेनाओं ने रविवार को कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता की। इसका उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की ओर स्थित मोल्दो सीमावर्ती सेना में सुबह 10 बजे शुरू हुई। इससे पहले 6 नवंबर की हुई 8वें दौर की वार्ता में दोनों पक्षों ने टकराव वाले खास स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर व्यापक चर्चा की थी। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने किया। चीन की ओर से उसके साउथ इंजीनियरिंग मिलिट्री रीजन के मेजर जनरल लिड लिन शामिल हुए। भारत लगातार यह कहता आ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और तनाव को कम करने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए लिखित मंजूरी मिल गई है दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस ने रविवार को शर्तों के साथ किसान संगठनों को गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की लिखित मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने रविवार को मीडिया को यह जानकारी दी। किसान संगठनों को राजधानी में सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर सीमा पर ट्रैक्टर रैली करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए 3 रूट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि तीनों बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाएंगे। हालांकि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लाने पर मनाही है। उन्होंने कहा कि इस रैली को लेकर 5-6 दौर की बातचीत किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच हुई थी। किसान करीब 2 महीने से दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर आंदोलनरत हैं। किसानों ने किसान गणतंत्र परेड का नाम दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण होगी। आंदोलनकारी किसानों को गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड में विभिन्न राज्यों की कई झांकियां होंगी, जो ग्रामीण जीवन केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ ही आंदोलनकारियों के साहस को दर्शाएंगी। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पाकिस्तान में बने ट्विटर खातों की मदद से ट्रैक्टर रैली के दौरान गड़बड़ी करने की साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच पाकिस्तान में 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए और शुरू में ऐसा लगा कि इन ट्विटर हैंडल को कई ट्रेनों से चलाया जा रहा है, पर तकनीकों सर्विलांस से की गई जांच पड़ताल के बाद पता चला कि इन ट्विटर खातों से रची जा रही गड़बड़ी की साजिश थी पाकिस्तानी ट्विटर के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर रविवार को सिंगू बॉर्डर पर एक जन संसद कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर हमला किया गया, उन्हें धक्का दिया गया। उन्होंने इस घटना को कुछ शरारती तत्वों द्वारा किए गए जानलेवा हमला बताया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए रविवार शाम तक महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान मुंबई पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस से 24 घंटे में 155 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,849 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के 24 घंटे में 14,849 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,54,533 हो गई है। वहीं अब तक 1,03,16,786 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 155 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,53,339 हो गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में 6 दिनों में 10 लाख लोगों को कोरोना टीके लगे हैं। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं मंत्रालय के अनुसार देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक करीब 16 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं आपको बता दें, घुसपैठियों के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, ऐसा कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस से एआईयूडीएफ गठजोड़ असम में सत्ता में आता है तो ये दल घुसपैठियों का स्वागत करने के लिए सारे द्वार खोल देंगे। शाह ने यहां एक जनसभा में कहा कि राज्य में कांग्रेस शासन ने सिर्फ खून खराबा की दिया है, जिसमें हजारों युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा क्या कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल असम को घुसपैठ से मुक्त रख पाएंगे? यदि वे सत्ता में आते हैं तो वे उनका स्वागत करने के लिए सारे दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि यह उनका वोट बैंक है। वहीं शाह ने चुनावी राज्य असम में अपनी पहली चुनावी रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ भाजपा ही राज्य की पड़ोसी देश से घुसपैठ से रक्षा कर सकती है। असम विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसके लिए एआईयूडीएफ, भाकपा, माकपा, भाकपा एमएल और आंचलिक गढ़ मोर्चा के साथ गठजोड़ किया है। वहीं आपको बता दें, सिर्फ 25% ही काम कर रहा है लालू यादव का गुर्दा। चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज शुरू हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका गुर्दा केवल 25% ही काम कर रहा है। उनका यूरिया क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है। वहीं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश यादव की अगुवाई में विभिन्न विभागों के चिकित्सकों का दल उनके जांच और इलाज में लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक निमोनिया से भी पीड़ित लालू की हालत स्थिर है। एम्स में की गई जांच में पता चला है कि उनका यूरिन क्रिएटिनाइन बढ़कर 3 हो गया है, जो 1 या इससे नीचे नहीं जा सकता। वहीं आपको बता दें, बारिश और बर्फबारी से उत्तर भारत में फिर लौटी सर्दी। पिछले दिनों खिली अच्छी धूप के बाद उत्तर भारत में फिर से सर्दी लौट आई है। दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ घना कोहरा दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में काफी व्यापक बारिश और बर्फबारी हुई है। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा और हिमपात देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हुई। हालांकि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में छिटपुट जगहों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक घने कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। वहीं उत्तरी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला। 25 और 26 जनवरी को भी घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में एक बार फिर से हवाओं का रुख बदल गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में बीते 2 दिनों के दौरान बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। बारिश देने वाले सिस्टम यानी पश्चिमी विक्षोभ और मैदानी इलाकों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब कमजोर होते हुए पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक बारिश की गतिविधियां कम होंगी। हालांकि 24 जनवरी की रात तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना थी। वहीं आपको बता दें, आईआईटी दिल्ली जुलाई से एआई में एमटेक शुरू करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली ने जुलाई 2021 शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई में
एमटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। यह पाठ्यक्रम संस्थान के कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में 40 सीटें रहने की संभावना है। इस पाठ्यक्रम को एमटेक मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस यानी माइंड्स कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल यानी कि स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख प्रोफेसर मौसम ने बताया कि हमने जनवरी 2021 सत्र से पीएचडी के दाखिले किए हैं। अगले महीने पीएचडी के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। मौसम ने बताया कि हमने जुलाई सत्र से एमटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। संभव है कि हम 40 सीटों पर एमटेक में दाखिला दें। इसके लिए जरूरी मंजूरी लेने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि इस पाठ्यक्रम को मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस यानी कि माइंड्स का नाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण करीब 3 साल में पूरा होगा। करीब 1100 करोड़ रुपए आएगी लागत। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य करीब 3 साल में पूरा होगा और इस पर करीब 1100 करोड़ रुपए की ज्यादा की लागत आने की संभावना है। न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा, मुख्य मंदिर का निर्माण 3-3.5 साल में पूरा होगा और इस पर 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। पूरी 70 एकड़ भूमि के विकास कार्य में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों के साथ सलाह करने के बाद वह लागत के इस अनुमान पर पहुंचे हैं। एबीपी माझा मराठी टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि न्यास ने अभी तक मंदिर की निर्माण की लागत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें, कई देशों ने तेजस विमान खरीदने में रुचि दिखाई। भारतीय वायुसेना को तेजस हल्के लड़ाकू विमान की आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी और कुल 83 विमानों की आपूर्ति होने तक हर वर्ष करीब 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। यह जानकारी प्रबंधक निदेशक आर माधवान से मिली है। माधवान ने साक्षात्कार में कहा कि कई देशों ने तेजस विमान खरीदने में रुचि दिखाई है और अगले कुछ वर्षों में पहला निर्यात ऑर्डर मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 1A विमान का प्रदर्शन चीन के JF-17 की तुलना में ज्यादा उत्कृष्ट है क्योंकि इसका इंजन, रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक वृद्धि सुइट बेहतर है। इसके अलावा इसकी पूरी प्रौद्योगिकी बेहतर है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा अंतर हवा से हवा में ईंधन भरने का है जो कि प्रतिद्वंदी के विमान में मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने 13 जनवरी को 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 73 तेजस MK-1A विमान और 10 LCA तेजस MK-1 प्रशिक्षण विमान HAL से खरीदने को मंजूरी दी ताकि भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को और मजबूत बनाया जा सके। विमान की मूल लागत 25,000 करोड़ रुपए है, जबकि 11,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हवाई अड्डों पर सहायक उपकरण एवं अन्य ढांचे के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा। करीब 7,000 करोड़ रुपए सीमा शुल्क और GST पर खर्च होगा। वहीं HAL के अध्यक्ष ने कहा कि विमान के हर लड़ाकू संस्करण की कीमत 309 करोड़ रुपए होगी और प्रशिक्षण विमान की कीमत 280 करोड़ रुपए है। माधवन ने कहा, कीमत थोड़ी अधिक है लेकिन यह ठीक है। 48,000 करोड़ की कुल लागत में 2500 करोड़ रुपए डिजाइन और विकास लागत है जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दिया जाएगा और करीब 2250 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा विनिमय दर के लिए रख दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि शोपियां मुठभेड़ के आरोप पत्र में खुलासा किया गया है कि सेना के कैप्टन व अन्य ने कई साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिछले वर्ष जुलाई में हुई फर्जी मुठभेड़ के मामले में पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि सेना के कैप्टन और 2 अन्य आरोपियों ने मारे गए 3 युवकों के पास रखे गए हथियारों के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और इन लोगों ने साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष जांच दल ने यहां मुख्य मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा है कि कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने मुठभेड़ में मिले सामान के बारे में अपने वरिष्ठों और पुलिस की गलत सूचना दी थी। यह मामला 18 जुलाई 2020 को शोपिया के अमशीपुरा में हुई मुठभेड़ से जुड़ा है। इस मुठभेड़ में 3 युवक मारे गए थे और उन्हें आतंकवादी करार दिया गया था। बाद में सोशल मीडिया में खबरें आई कि तीनों युवक निर्दोष थे। इसके बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए थे। वहीं आरोप पत्र में कहा गया कि शवों के पास रखे गए अवैध हथियारों के स्रोत के बारे में आरोपियों से कोई जानकारी नहीं मिली है। इसमें कहा गया है कि मुठभेड़ की रूपरेखा तैयार करते समय तीनों आरोपियों ने अपराध के साक्ष्यों को जानबूझकर नष्ट किया और पुरस्कार के 20 लाख रुपए पाने के लिए उनके बीच बनी आपराधिक साजिश के तहत ये गलत सूचनाएं देते रहे। सेना ने हालांकि इस बात से इनकार किया है कि उसके कैप्टन ने 20 लाख रुपए के लिए मुठभेड़ की साजिश रची थी। वहीं आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में एक आशा कार्यकर्ता की हुई मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक सरकारी अस्पताल में रविवार को एक आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई। उसके सहकर्मियों ने आरोप लगाया है कि कोविड-19 का टीका लगाए जाने के बाद उसकी मौत हुई है। वहीं गुंटूर जिले के जिलाधिकारी सैमुअल आनंद ने कहा कि आशा कार्यकर्ता की मौत की वास्तविक वजह की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गत 8 दिनों में 10,099 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है, जिनमें प्रतिकूल प्रभाव का एक भी मामला सामने नहीं आया है। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में आशा कार्यकर्ता की मौत हो जाने के बाद अन्य आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के एक नेता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और जब जिलाधिकारी मृतका के परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ बहस होते भी देखने को मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि वह राज्य सरकार को कोविड-19 के अग्रिम मोर्चे की कार्यकर्ता की मौत होने पर दिए जाने वाले मुआवजे की तर्ज पर मृतका के परिवार को मुआवजा देने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने परिवार के सदस्य को नौकरी देने के अलावा मकान के लिए भूखंड देने का भी वादा किया। वहीं कोरोना का टीका लगवाने के 3 दिन बाद 22 जनवरी को 44 वर्षीय आशा कार्यकर्ता ने सिर में दर्द और बुखार की शिकायत की थी। आशा कार्यकर्ता के भाई ने बताया, हम पहले उसे निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसका स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर सरकारी अस्पताल ले गए। वह तंदुरुस्त महिला थी और उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान बिना थके लगातार काम किया था। उन्होंने आशा कार्यकर्ता को मस्तिष्काघात होने से भी इनकार किया, जैसा कि अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया था। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हुई गोलीबारी में घायल जवान अस्पताल में उसका निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से गत सप्ताह की गई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल सेना के जवान का उधमपुर जिले के कमांड अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। एक रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। इस महीने पाकिस्तान की ओर से किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में अब तक 3 सेना के जवान शहीद हो चुके हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 18 जनवरी को नियंत्रण रेखा पर सुंदरबनी सेक्टर में बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था, जिसका भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस घटना में 10 जम्मू कश्मीर राइफल्स के नायक निशांत शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए थे और कमांड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि नॉन कमीशन अधिकारी शर्मा का रविवार को निधन हो गया। दिल्ली में परेड का मार्ग
कम हुआ लेकिन सख्ती नहीं। गणतंत्र दिवस परेड का मार्ग भले ही कम हो गया हो लेकिन सख्ती पहले से ज्यादा है। मंगलवार को परेड सुबह 9:50 पर विजय चौक से शुरू होगी, जो नेशनल स्टेडियम पर जाकर संपन्न होगी। वहीं झांकियां पहले की तरह लाल किला मैदान तक ही जाएंगी। कोरोना काल की वजह से इस बार की परेड का रूट छोटा किया गया है। यातायात संयुक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल ने बताया कि 25 जनवरी की शाम 6 बजे से ही विजय चौक पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा, जो परेड खत्म होने तक जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि लोग भी कम देख सकेंगे। जो लोग भी वहां पहुंचेंगे उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ, अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, प्रिंसेस प्लेस, तिलक मार्ग, रेडियल रोड, सी हेक्सागन से होते हुए नेशनल स्टेडियम गेट नंबर 1 पर जाकर खत्म होगी। वहीं झांकियों का रूट विजय चौक से राजपथ, अमर ज्योति जवान, इंडिया गेट, प्रिंसेस पैलेस, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किला तक होगा। संयुक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल ने कहा कि राजपथ इंटरसेक्शन रफी मार्ग, जनपद मानसिंह रोड पर यातायात 25 जनवरी की रात 11 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। वहीं सी हेक्सागन इंडिया गेट 26 जनवरी तड़के 5 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक बंद रहेगा। तिलक मार्ग, BSZ मार्ग और सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक 4 बजे से ही इस दिन बंद कर दिया जाएगा। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे गणतंत्र दिवस वाले दिन अपने घर से निकलते समय इंडिया गेट और परेड व झांकियों के निकलने वाले रूट का विशेष रूप से ध्यान दें। इस दिन तड़के 4 बजे से 12:30 बजे तक वहां से गुजरने के बजाय दूसरे रास्तों को चुनें। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री के साथ परेड देखेंगे 100 मेधावी छात्र। स्कूल और कॉलेज में कम से कम 100 मेधावी छात्रों को प्रधानमंत्री के बॉक्स से गणतंत्र दिवस परेड देखने का मौका मिलेगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने दी है। वहीं बता दें कि छात्रों को परेड के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया कि देश भर के मेधावी छात्रों को प्रधानमंत्री बॉक्स से गणतंत्र दिवस 2021 परेड देखने का मौका मिलेगा। उन्हें भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। वहीं मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार 100 छात्रों में से 50 स्कूलों से और 50 उच्च शिक्षा संस्थानों से हैं। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।